Hello everyone, this is Nikita Mittal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब। इस चैनल पर हम टी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। सो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी एनसीईआरटी की जो बुक है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस वीडियो में हम कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। सो ये जो चैप्टर होने वाला है, यह है चैप्टर 1, द कोल्ड वॉर एरा। जो न्यू बुक है उसमें जो उसमें द कोल्ड वॉर एरा नहीं है, बल्कि एंड ऑफ बाइपोलरिटी से स्टार्ट है। लेकिन क्योंकि हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए हम पुरानी बुक से ही पढ़ेंगे जिसमें द कोल्ड वॉर एरा से सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है। सो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसके बाद देखेंगे कोल्ड वॉर क्या है, फिर हम देखेंगे कि इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स यूएस और यूएसएसआर का उदय किस तरीके से हुआ, एनाज ऑफ कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुआ, चैलेंज टू बाइपोलरिटी, मतलब जो बाइपोलरिटी का उदय हुआ था उसके लिए क्या क्या चैलेंज उभर कर आए बाद में। साथ में हम देखेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उसके बाद देखेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। उसके बाद जो भी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हुई हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड क्या है बाइपोलर वर्ल्ड का, कैसे टू पावर ब्लॉक्स यानी दो सुपर पावर्स का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम दो वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे कि किस तरीके से पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद यूएस एंड यूएसएसआर कहीं ना कहीं धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे थे। दो आइडियोलॉजीज़ का उदय देखने को हमें मिलता है, एक थी सोशलिज्म और दूसरा था कैपिटलिज्म। सोशलिज्म कहाँ पर, यूएसएसआर में, और जो कैपिटलिज्म है वो यूएसए में। सो उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर हम देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे कंट्रीज़ थे उस टाइम पे, थोड़े थोड़े पावरफुल थे। तो कंट्रीज़ थी मेन, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसएसआर, जर्मनी, इटली एंड जापान। ओके। सो अभी यूएसओ को हम छोड़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सिर्फ अलाइड पावर और एक्सिस पावर में युद्ध हो रहा था, जिसमें यूएसए स्टार्टिंग में शामिल नहीं था। अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूएसएसआर। एक्सिस पावर में थी जर्मनी, इटली एंड जापान। तो लेकिन यूएसए किस तरीके से शामिल हुआ इसमें, यूएसए ज्वाइन लेटर व्हेन जापान अटैक ऑन हार्बर पोर्ट ऑफ यूएस। तो यूएसए ने कब ज्वाइन किया, जब जापान ने इसके पोर्ट पर अटैक कर दिया, तब जाके यूएसए शामिल हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूएस ड्रॉप टू एटॉमिक बम्स लिटिल बॉय एंड फेट मैन ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। जैसा कि हम सबको पता है कि जापान पर दो परमाणु बम गिराए थे। किसने, यूएसए ने। कब गिराए, 1945 में। क्यों गिराए, क्योंकि यूएस ने उसके क्योंकि जापान ने उसके पोर्ट पर हमला किया, और उसी दौरान जो है यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा, जिससे इसके बाद उसने दो एटॉमिक बम गिराए और पहली बार न्यूक्लियर बम का यूज़ हुआ था, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। जो लिटिल बॉय है वो 15 किलो टन का था और फैटमैन 21 किलो टन। सो इससे जापान में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। सो आज भी उन परमाणु बम का इफ़ेक्ट आज भी देखने को मिलता है जापान में। सो यहाँ पर ये कंट्रीज़ जीत जाती हैं और ये तीनों कंट्रीज़ हार जाती हैं। उसके बाद ये जो दो आइडियोलॉजीज़ थी, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों का उदय होता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसए एंड यूएसएसआर बिकेम टू सुपर पावर एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड एरा। पहले कहीं ना कहीं दोनों में खिंचाव रहता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि दोनों साथ में आ गए थे, जापान ने अटैक कर दिया था यूएसए पर, बात साथ में आ गए। लेकिन जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुआ, ये दोनों ही महाशक्तियाँ बची थीं
और इन दोनों के बीच में ही क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा, युद्ध जो है किस तरीके का, कोल्ड वॉर। अब वहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर आखिर में था क्या। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज, ऑफ मिलिट्री अलायंसेज एंड ऑफ द balance of power. These were accompanied by real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. यानी कि यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री अलायंस की राइवलरी नहीं थी, बल्कि कि वे ऑफ लाइफ किस तरीके का होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, ये इन दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे जिस पर एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। क्योंकि यूएसएसआर जो है सोशलिज्म को फॉलो करता है और जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। आगे चल के हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सो इन्होंने जो जो यूएसए जो यूएसए रिप्रेजेंट करता था वो था वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएस, इसको बड़े में लिखेंगे, यूएस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और जो ईस्टर्न अलायंस जिसका हेड करता था यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते थे, वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917 gave world USSR with inspiration of socialism based on the following principle। तो सोशलिज्म के प्रिंसिपल क्या थे कि लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेगी, जो प्रोडक्टिव असेट्स होंगे वो सब कंट्रोल में होंगे किसके, स्टेट के, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होगा, सारा कुछ स्टेट ओन्ड होगा, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो स्टेट पूरा करेगी। तो ये आपका सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, सोशलिज्म का, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था कौन, यूएसएसआर। सो कोल्ड वॉर वॉज वॉर लाइक सिचुएशन, यानी कि वॉर नहीं था लेकिन सिचुएशन वैसी थी कि कभी भी वॉर हो सकता है। इससे क्या हुआ, इन दोनों कंट्रीज़ ने आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी, यानी कि दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा हथियार बनाना शुरू कर दिया ताकि एक दूसरे का किसी एक का पलड़ा भारी ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही एक कंट्री कुछ और कोई वो बनाती आर्म, वही दूसरी कंट्री बना लेती थी। जैसे पहले यूएसएसआर ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो उसकी 4 बना लेगा यूएसए। इस तरीके से इन दोनों में आर्म्स रेस होती थी। ठीक है, ये पूरा इसका जो पूरा बेसिक था वो था लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस होता क्या है कि जब दो साइड्स जो हैं आपस में इतनी पावर रखती है कि एक दूसरे पर अगर हमला करे तो पूरी की पूरी कंट्री ख़त्म हो सकती है, यानी कि बराबर पावर है दोनों के पास। इसलिए तो दोनों साइड क्या रहती हैं, दोनों साइड में तनाव तो रहता है लेकिन दोनों ही पहल करने से डरते हैं, दोनों ही पहल नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही अगर हमने पहल की वैसे ही क्या है, दूसरी कंट्री के पास भी उतनी पावर है कि वो उसको डिस्ट्रक्ट कर सकती है। इसलिए ये जो वार था वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था, लॉजिक ऑफ डिटरेंस पर बेस्ड था। लॉजिक ऑफ डिटरेंस एक बार नोट कर लेंगे, व्हेन बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। क्योंकि पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था और जापान में यूएसए ने परमाणु बम गिरा दिया था, जिसका नतीजा पूरे वर्ल्ड ने देखा था कि कैसे 2 बम जो है उन्होंने पूरे के पूरे जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी तथा आसपास का एरिया जो था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। और ऐसा ही आर्म्स रेस पहले से ही चल रही थी, सब दोनों ब्लॉक थे वो दोनों सुपर पावर जो है इतने ज़्यादा उन्होंने न्यूक्लियर पावर बना लिए थे, यानी कि सिर्फ 10 किलो टन और 15 किलो टन और 21 किलो टन का 2 बम गिराए, उससे इतना ज़्यादा विनाश हो गया। वहीं इन दोनों सुपर पावर ने इतने ज़्यादा बॉम्ब क्रिएट कर लिए थे, इतने ज़्यादा बॉम्ब बना लिए थे कि अगर कोई भी एक इनिशिएट करेगा तो दूसरा उस वॉर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है, पूरी दुनिया को उसमें ख़त्म कर सकता है, झुलस सकता है। इसलिए तीसरा वर्ल्ड वॉर कोई भी अफोर्ड नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये कोल्ड वॉर का दौर चला।
सो कोल्ड वॉर का टेंशन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से ज़्यादा बढ़ गया। तो हम देखेंगे कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या। ये जो क्यूबा एक कंट्री है, और ये जो कंट्री है वो यूएसएसआर की दोस्त है, एलाई है यूएसएसआर की, यानी यूएसएसआर के खेमे में है। लेकिन इससे यूएसए को क्या खतरा हो सकता है, इससे यूएसए को क्या खतरा हो सकता है, तो एक बार मैप देखेंगे कि ये जो क्यूबा है वो कहाँ पर है। यूनाइटेड स्टेट के एकदम पास, यूनाइटेड स्टेट के एकदम पास एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, वो एक आइलैंड कंट्री है। लेकिन ये दोस्त किसका है, यूएसएसआर का। अब ये जो यूएसएसआर का दोस्त है, तो इससे खतरा किसको हो सकता है, इससे खतरा हो सकता है किसको, यूएसए को। अब अब हुआ क्या, इन अप्रैल 1961, लीडर ऑफ द यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेस्ट कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रू इट्स प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो। अब क्योंकि ये किसका दोस्त है, यूएसएसआर, क्यूबा जो है यूएसएसआर का दोस्त है, इसलिए इसको डर था कि इतना पास है यूएसए के, उसको कभी भी क्या कर सकता है, उसको कभी भी अटैक कर सकता है, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है फिडेल कास्ट्रो इनको हटा सकता है। तो इसलिए इस डर से सोवियत यूनियन के लीडर निकिता खुर्शचेव ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल को प्लेस कर दिया, और इसको पूरा क्यूबा को पूरा रशियन बेस बना लिया। 3 वीक्स लेटर अमेरिकन बिकेम अवेयर ऑफ इट एंड यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग टू द यूएसएसआर। दिस मेड द होल वर्ल्ड वेरी नर्वस कि अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो वहाँ पर जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी आपको रशिया के मिसाइल मिले उनको क्या करो, धीरे धीरे उनके ऊपर अटैक करना शुरू करो। और उस अटैक के बाद निकिता खुर्शचेव ने अपनी मिसाइल्स को स्लो डाउन करवाया और धीरे धीरे वहाँ से वापस ले गए। और क्योंकि इस पूरी घटना से पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, नर्वस हो गया, और सोच रहा था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए। और दोनों के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब और इतने ज़्यादा हथियार दोनों कंट्रीज़ ने बना लिए हैं कि अगर एक बार युद्ध स्टार्ट हुआ तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट विच केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो रियल वॉर था वो चिढ़ने से बच गया, और इसलिए इसको कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब कोल्ड वॉर हमने देख लिया कि क्या होता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से किस तरीके से कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा अपने पीक पे पहुंच गया। हम देखेंगे जो 2 पावर ब्लॉक्स हैं, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर अगेंस्ट कैपिटलिज्म था, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये इकोनॉमी एकदम प्लान्ड इकोनॉमी थी, बेसिक नीड स्टेट के द्वारा फुलफिल की जाती थी, जैसे कि अभी देखा कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ रूल था। और जो इकोनॉमी पर कंट्रोल था वो पूरा स्टेट का कंट्रोल था। यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, और जो चीज़ें यहाँ नहीं है वो यहाँ पे होंगी, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और फ्री इंडिविजुअल होंगे, फ्रीडम होगी, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, यूएसए यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2 पावर ब्लॉक का इमरजेंस जो हुआ उसमें इन्होंने अलायंस भी बनाए, क्योंकि ये जो दो सुपर पावर तो थी, लेकिन साथ में अदर कंट्रीज़ को भी ये अपने कंट्रोल में ले लेते, छोटी छोटी कंट्रीज़ को, ताकि इनकी पावर जो है बढ़ी रहे, इनके रिसोर्सेस इनको मिलते रहे। वो किस तरीके से है, ठीक है। द टू सुपर पावर दैट इज़ यूएस एंड यूएसएसआर wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world, hence they decided to take help of smaller countries। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, स्मॉलर कंट्री जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उनकी हेल्प लेना शुरू कर दिया। स्मॉल कंट्रीज इनकी हेल्प क्यों करेंगी, क्योंकि अगर उनके साथ कोई सुपर पावर खड़ी होगी तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा। पर इन्होंने क्यों ली, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने ज़्यादा देश हो सकते थे यूएस ने अपने साइड कर लिए, जितने ज़्यादा देश हो सकते थे यूएसएसआर ने अपनी साइड कर लिए। अब ये लोग साइड क्यों, ये लोग अब उनके साइड क्यों चले गए, ताकि इनसे क्या मिलती रहे, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूएस को यूएस के अंडर जो लोग होंगे, जो जो कंट्रीज़ होंगी, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूएसएसआर के अंदर जो भी कंट्रीज़ होंगी उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेपन्स इनको मिले, इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स,
मोस्टली रीजनल नेबर्स, क्योंकि आपस में छोटी छोटी कंट्रीज भिड़ती रहती थी और अब जब इनको बड़े सुपर पावर का सपोर्ट मिलेगा तो फिर ये आपस में भी नहीं लड़ेंगे। साथ में इनको पैसा भी देते थे, हथियार, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे ये बड़ी बड़ी कंट्रीज। तो जितने ज़्यादा इनके साथ छोटी कंट्रीज होंगी उतनी ही ज़्यादा ये क्या होते जा रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे। तो हम वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस देखेंगे कि वेस्टर्न अलायंस ने किस तरीके से अलायंस बनाया और ईस्टर्न अलायंस ने किस तरीके से अलायंस बनाया। तो वेस्टर्न अलायंस किसका होगा, यूएसए का, और ईस्टर्न अलायंस किसका था, यूएसएसआर का। तो यूएसए ने अपना वेस्टर्न एक अलायंस बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको नाम दिया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाया गया, इन अप्रैल 1949, जिसमें स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे, 12 मेंबर, यानी कि 12 कंट्रीज 12 स्टेट इसके अंदर थे। बाद में इन्होंने और 2 ग्रुप और बनाए, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में। यूएस विल्ट एन अलायंस कौन सा, एक तो सीएटो बनाया और दूसरा सेंटो बनाया। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके का एक ईस्टर्न अलायंस बनाया जिसको नाम दिया गया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट बनाया गया आपका 1955 में। जो स्मॉलर कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी उन्होंने वो उनको नाम दिया गया वार्सा पैक्ट का। वार्सा पैक्ट के थ्रू यूएसएसआर के अंडर वो शामिल हो गई 1955 में। अभी इस मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जो कि यूएसएसआर के साथ थी, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जो कि नाटो मेंबर्स थी यानी कि यूएसए के साथ थी। तो आप देखोगे नाटो मेंबर्स जो है वो हैं आपके येलो में, और जो वार्सा पैक्ट मेंबर है वो आपके रेड में। अदर कम्युनिस्ट नेशन कुछ कुछ हैं जो आपके ग्रीन में, और बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं देख लेते हैं एक बार कि नाटो के मेंबर कौन कौन से थे। एक तो नॉर्वे था, दूसरा आपका डेनमार्क, तीसरा नीदरलैंड, चौथा बेल्जियम, पांचवा लग्जमबर्ग, छठा आपका ये वेस्ट जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद आप देखोगे पोर्चुगल, उसके बाद देखोगे स्पेन, उसके बाद देखोगे इटली, उसके बाद देखोगे टर्की, उसके बाद देखोगे ग्रीस। तो ये 12 कंट्रीज़ थी जो कि किस में शामिल थी, नाटो में। वहीं आप देखोगे वार्सा पैक्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल थी, तो पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया। वार्सा पैक्ट के अंदर ये थी। और ये जो आपकी है ये ऑलरेडी यूएसएसआर का पार्ट थी, यूगोस्लाविया। ठीक है, सो ये कंट्रीज वार्सा पैक्ट के अंडर यूएसएसआर का पार्ट थी। तो ये हमने देख लिया, 2 पावर ब्लॉक इन्होंने बना लिया ताकि दोनों की पावर जो है वो बढ़ती चली जाए। अच्छा, अब आप ये देखोगे कि जर्मनी, ये देखोगे कि ये, हाँ, ये जो जर्मनी है 2 पार्ट्स हो गए हैं इसके, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ये बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन कब बनाई गई, 1961 में। वॉल ऑफ बर्लिन कब बनाई गई, 1961 में। 1961 में ये वॉल बनाई गई जिससे ईस्ट जर्मनी था शामिल हो गया यूएसएसआर में, और वेस्ट जर्मनी जो है वो किस में शामिल था, वेस्ट जर्मनी यह जो आपका है वो था यूएसए का नाटो मेंबर। ठीक है, तो यहाँ से जर्मनी 2 हिस्सों में बट गई थी। जी, तो एक लाइन और याद रखनी है आपको कि जो भी नाटो पर, अगर नाटो की किसी भी एक कंट्री पर हमला किया जाता था तो उसको माना जाता था कि पूरा यूएसए पर ही अटैक है। इसलिए या फिर यूएस या फिर वार्सा पैक्ट के जो मेंबर थे उन पर, उनमें से किसी एक कंट्री पर हमला कोई कंट्री करती थी तो उसको माना जाता था कि यूएसएसआर पर अटैक किया गया है, तो वो सुपर पावर उनका साथ देती थी। इसलिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। अब हम देखेंगे एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एरेनाज क्या थे, यानी कि वैसे तो जो कोल्ड वॉर था वो डायरेक्टली शूटिंग वॉर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ डेटरेंस यानी लॉजिक ऑफ डेटरेंस के ऊपर बेस्ड था। कोल्ड वॉर वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल शूटिंग वॉर्स। पहले ये शूटिंग वॉर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कुछ शूटिंग वॉर्स भी होने लगे, छोटी मोटी
जो एनकाउंटर थे वो होने लगे। टू सुपर पावर और प्रेस फॉर डायरेक्ट एनकाउंटर इन, कई जगह उन्होंने डायरेक्ट एनकाउंटर भी किया। सबसे पहले कहाँ पर, कोरिया में। उसके बाद 1958 से 62 से बर्लिन में, कोंगो में 1960 में, और फिर अफगानिस्तान वॉर। ये 4 वॉर, इनके आपसे टाइमलाइन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको याद करने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। उसके बाद देखोगे जो आर्म्स ट्रीटीज़ वगैरह कुछ हुई थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रिटी। अब ये दोनों कंट्रीज़ क्या थे, आपस में कुछ ना कुछ ट्रीटीज़ करते रहते थे ताकि एक दूसरे के जो हथियार रखना होता था उस पर कंट्रोल किया जा सके। ये ट्रीटी हुई थी 1963, 10 अक्टूबर को 1963 में। ये भी आपके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है इसका डेट क्या है, इसका ईयर क्या है, और ये क्यों लेके आए थे। तो इसका पर्पस था कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनका टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, कहाँ, एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर, इनका टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको साइन किया यूके ने, यूएसएसआर ने और आपका यूएस ने, इन तीनों ने। कहाँ पर साइन हुई, ये मॉस्को में साइन की गई। उसके बाद दूसरी ट्रिटी आई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी कब साइन हुई, 1 जुलाई 1968 को। 1 जुलाई 1968, इट अलाउज ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड टू स्टॉप अदर फ्रॉम एक्वायरिंग दैम। यानी कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो तो रहेंगे, लेकिन अब उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन कोई एक्वायर नहीं करेगा। 5 न्यूक्लियर स्टेट थे, कौन से, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। बाद में भारत को भी इस पर साइन करने को बोला गया था, लेकिन भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया, इसलिए एनपीटी को साइन नहीं किया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इंडिया ने एनपीटी को साइन किया, तो इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी 1972 में ये साइन की गई, और यूएसए और यूएसएसआर ने साइन की ताकि जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उसका यूज़ ना कर पाए, इसलिए ये ट्रिटी जो है वो साइन की गई थी। अब हम देखेंगे चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले ये दोनों सुपर पावर थी, 2 सुपर पावर्स, यूएस एंड यूएसएसआर। अब कुछ जो कंट्रीज़ थी वो शामिल हो गई यूएस में थ्रू नाटो, और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो गई यूएसएसआर में थ्रू वार्सा पैक्ट। अब ये जो यूएस में शामिल हुई कंट्रीज़ नाटो के थ्रू, उनको बोला जाता था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज़ थी उनको बोला जाता था सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़। अब जो कुछ कंट्रीज़ बाकी रह गई, अदर कंट्रीज़ भी हमने देखी, कुछ कंट्रीज़ बाकी रह गई, तो उन कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अपना एक ग्रुपिंग बनाई, जिसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, हम एक स्वतंत्र ग्रुप है, दोनों ही सुपर पावर में से किसी का भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये कब शुरू हुआ, 1961 में। इसको शॉर्ट में नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या ऑफर किया कि जो भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, डीकोलोनाइज मतलब जो कोलोनाइज थी पहले, कोई ब्रिटेन के अंडर थी, कोई जर्मनी के अंडर थी, कोई ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ के अंडर जो भी कोलोनाइज्ड कंट्री थी उन्हें क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये ऐसे देश, लैटिन अमेरिका, इनके पास क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन था कि वो किसी भी कंट्री को ज्वाइन ना करके ये वाला मूवमेंट क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। अब ये जो नाम था ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो 3 लीडर्स के द्वारा फाउंड किया गया था। उनमें मेन 3 लीडर कौन कौन से हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो, ये थे यूगोस्लाविया के। आज के टाइम पर यूगोस्लाविया एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरे थे JL नेहरू, यानी अपनी इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे गमेल अब्दुल नसीर, ये थे इजिप्ट की। और साथ में 2 सपोर्टेड कंट्री थी जो सपोर्ट कर रही थी, वो इंडोनेशिया और घाना। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो और घाना क्वामे नुक्रमा। तो आपसे
नाम पूछ लिए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है। मैचिंग के लिए पूछ लिया जाएगा, या नाम कंट्रीज में कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से कौन सा एक नहीं है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज या फाउंडिंग लीडर ऑफ नाम, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट नाम समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, तो बेलग्रेड में 1961 में ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। और रिसेंटली ये 2024 में युगांडा में 19th नाम समिट हेल्ड इन युगांडा इन 2024, इसको भी याद रखना है। टोटल मेंबर इन नाम अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो कितने हैं, 120 टोटल मेंबर हैं नाम के, और 17 ऑब्जर्वर मेंबर है। नॉन अलाइनमेंट नीदर मीन्स आइसोलेशन नॉर न्यूट्रलिटी, इट प्लेड अ रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंस। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से आइसोलेट हो जाओ या एकदम से न्यूट्रल हो जाओ, यानी किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलो, बल्कि नॉन अलाइनमेंट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ओवर द ईयर्स कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में, दोनों को बातचीत सुलझाने में, इसलिए उन्होंने मीडिएटर का रोल भी प्ले किया। इसका मेन पर्पस था कि किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वालिटीज़, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं जो एकदम गरीब हैं, जो कॉलोनाइज जिनको कॉलोनी बना लिया गया था, वो क्या है बहुत पीछे रहेंगे। तो इसका मेन पर्पस था कि ये जो इकोनॉमी इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना, और जो नई कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ लेके आना इसका मेन उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत की। द मेजॉरिटी ऑफ नाम मेंबर्स वर कैटेगराइज एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि ये नए नए क्या हुए थे, डीकोलोनाइज, इसलिए इनको नाम दिया गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि इनके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया था कॉलोनाइजेशन की वजह से। विच इनिशिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द हेड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू कंट्रीज इनको बोला जाता था। द UNCTAD ने एक रिपोर्ट निकाली, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, UNCTAD का फुल फॉर्म बताइए, तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कौन सी रिपोर्ट, ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो लेके आए, तो कौन सी रिपोर्ट लेके आए, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, किसके लिए लेके आए, फॉर LDC कंट्रीज टू कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, टू मेक वेस्टर्न रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टू प्रोवाइड अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, कि उनको हक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरल जो रिसोर्स है उनका यूज़ कर पाएँ, साथ ही जो टेक्नोलॉजी है वेस्टर्न वर्ल्ड से वो ले पाएँ, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो पाए और उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर पाए। नोट, द नेचर ऑफ नाम इज़ टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज एज अ रिजल्ट नाम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप इन 1970, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, जो ग्रेटर इम्पोर्टेंस था, ये कंट्रीज़ क्या है इकोनॉमिक इश्यूज़ को देती थी, इसलिए जो नाम था वो कैसा ग्रुप बन गया, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। तो जो भी अगर बातचीत करनी होती थी एक दूसरे से तो वो किस तरीके से करते थे, इकोनॉमिक उनका फ़ायदा हो इस तरीके की वो बातचीत दोनों सुपर पावर्स के साथ करते थे। अब इंडिया और कोल्ड वॉर को अगर हम देखें कि किस तरीके से इंडिया की पॉलिसीज़ थी कोल्ड वॉर को लेके, इंडिया ने टू वेज पॉलिसी अपनाई। It did not join any of the alliance and raised voice against the newly decolonized countries become the part of these alliance becoming a part of these alliance। देखो इसने किसी को ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने US और USSR किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, इसने अपना ही एक ग्रुप बनाया जिसको बोला नाम, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फ्लीइंग अवे, इसका इंडिया की पॉलिसी थी भागना नहीं है, what was in favor of actively intervening
इन द वर्ल्ड अफेयर टू सॉफ्ट एंड कोल्ड वॉर राइवलरीज, यानी कि थोड़ा सा ऐसा नहीं था, इंडिया की पॉलिसी भागना नहीं था, बल्कि थोड़ा सा इंटरवीन करके अपना फ़ायदा पहुंचाना था। नाम गेव इंडिया पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट दी अदर। नाम जो है, नाम ने इंडिया को एक पावर दी जिससे कि ये क्या कर सकें, ये अपने इंटरनेशनल डिसीजंस ले सकें और साथ में दो सुपर पावर के बीच में बैलेंस बिठा सकें। लेकिन इंडिया की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी कहीं ना कहीं किया गया, क्रिटिसाइज़। सो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को कई तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट was said to be unprincipled in the name of pursuing its national interest. India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. ऐसा माना गया कि जो इंडिया की पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड थी, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, और किसी भी तरीके का इंटरनेशनल इश्यूज़ पर फर्म स्टैंड इंडिया नहीं ले पाता था। इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 20 साल के लिए एक फ्रेंडशिप की संधि साइन की 1971 में। दिस वॉज रिगार्डेड particularly by outside observers as virtually joining the सोवियत अलायंस सिस्टम। ऐसा माना गया बहुत सारे ऑब्जर्वर्स के द्वारा कि इंडिया ने ये ट्रीटी साइन करके यूएसएसआर के साथ इंडिया साइन करके यूएसएसआर के साथ शामिल हो गया है। लेकिन इंडिया का इस पर इंस्टांस था कि उस टाइम पर क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था 1971 में, इसलिए उसको हेल्प चाहिए थी यूएसएसआर की। इसी कारण से उसने उससे क्या की, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। बट द इंडियन गवर्नमेंट्स व्यू वाज दैट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any case the treaty did not stop India from having good relation with the other countries including the US। तो ऐसा इंडिया का मानना था, इंडिया का कहना था, उसने बांग्लादेश से, क्योंकि क्राइसिस था उस टाइम पे, मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उसने उसके साथ साइन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के जो गुड रिलेशंस हैं विद द अदर कंट्रीज़ वो ख़त्म हो गए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में, वो है आपकी, अच्छा एक मैप और है इसमें, मैप और था एक, हाँ ये वाला मैप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कौन सा आ जाएगा, एक तो यूएसए, और ये आपकी कुछ कंट्रीज जो कि नाटो के साथ शामिल थी। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जो रसिया के साथ शामिल थी, यूएसएसआर के साथ शामिल थी, ठीक है, व्हाट्सएप एक्ट के थ्रू। उसके बाद जो नाम में शामिल थी उनको बोला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या जो बची हुई कंट्रीज़ थी उनको बोला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। में लेटिन अमेरिका आ जाएगा आपका, इंडिया, और ये इधर का अफ्रीका वाला पार्ट जो मोस्टली क्या थे, जो कि मोस्टली डिकोलोनाइज्ड कंट्री थी, वो सब इसका पार्ट है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले मार्शल प्लान आया 1947। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको लिखवा देती हूँ। 1947 से लेकर 1952 मार्शल प्लान लेके आया कौन, यूएसए। मार्शल प्लान कौन लेके आया, यूएस। किस लिए, ताकि वेस्टर्न यूरोप को पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीस्ट्रक्चर या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ताकि जो भी इकोनॉमिक चेंज आए थे वो सब, जो भी इकोनॉमी उनकी डूब रही थी, वो सब क्या हो सके, ठीक की जा सके। उसके बाद में आप देखोगे 1955 में बगदाद पैक्ट साइन हुआ, जिसको बाद में बगदाद पैक्ट साइन हुआ किसके साथ, जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, जिसको बाद में नाम दिया गया किसका, सेंटो का, सेंटो ऑर्गेनाइजेशन इसको माना गया। कौन सी, मिडिल ईस्ट कंट्री जो है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बगदाद पैक्ट क्या है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि 1961 में
बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई वॉल ऑफ बर्लिन 1961 में। वॉल ऑफ बर्लिन। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो याद रखनी है आपको। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि हमने अभी देखा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये कब हुआ? 1962 में। ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम और ज़्यादा चीज़ें जो होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे कवर करने वाले, वो हम कवर करेंगे आपके उसमें नेक्स्ट चैप्टर में। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप अपने ये वाले नोट्स आप अपने कॉपी में उतार सकते हो। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब for more videos. Thank you.